हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर के आए हैं, जो कि यह भाग 2 होगा, जो कि एक भाग हो चुका है, जो कि ऑनलाइनर बुक है और महेश वर्णवाल की बहुत अच्छी बुक है और जीके से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसीलिए आज हम राज्य व्यवस्था लेकर के आए हैं महेश वर्णवाल की, जो कि कुछ टॉपिक हुआ है और कुछ टॉपिक जो बाकी रह गया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो कि यह टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वह भाग 3 के 1235 तक जो है ना मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है ना ये प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यह है मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर है क्या है, तो मौलिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार, भारतीय संविधान किसके बारे में बात कर रहा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार विस्तार किन अनुच्छेदों में, यह इसका विस्तार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका विस्तार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है। जैसे कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें समानता के अधिकार का अधीन वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 तक प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिक को अवसर की समानता गारंटी प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 16 के 1 हो जाएगा और 16 का 2। अब हम बात करेंगे एक संवैधानिक उपबंध जो है ना इस किसके देशी और विदेशी के बारे में जो प्रदान किया गया संवैधानिक उपबंध, इसको हम देखते हैं। जो कि संवैधानिक उपबंध यह है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, यह भारत एवं विदेशी नागरिक को, यह दोनों को तो अधिकार प्राप्त है। पहले हम देखेंगे केवल भारतीय नागरिक को मूल अधिकार जो प्राप्त है उसको देखेंगे। पहला जो है देखिए दिया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, जो कि आगे बताया गया था। अगला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की और शांतिपूर्ण सशस्त्रहीन सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता इसका अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगला है कि अल्पसंख्यकों वर्गों को हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 में दिया। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अगला है कि शिक्षण संस्थाओं की
स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अब देखते हैं कि भारत एवं विदेशियों को जो प्राप्त है उसको देखते हैं। पहला है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 जो है या देशी और विदेशी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। अगला है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अगला है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया। जीवन का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसका वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है कि धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। इसमें दिया गया 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। इसका किसकी अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। यानी संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय क्या है? अपराध है। अगला है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे संबंधित? उपाधियों का अंत जो है ना, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 के ए में इसका वर्णन किया गया है। चलिए एक नोट पैड में क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित क्या है? तो यह नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, जो कि आगे इसको देखे थे, आगे में देखे थे। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी में दिया गया है। अगला है कि संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में दिया। सब जन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है कि भारत राज्य के क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में किया गया है। अगला है कि कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी का है। अगला है कि भारत के किसी भाग में निवारण करने बसने का अधिकार अनुच्छेद 1 के ई में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? इसका जो है संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विशेष यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? क्वेश्चन है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 24 जो है ना, बच्चों के शोषण के विरुद्ध से प्रावधान संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। अगला है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार के संरक्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का ए जो अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। 30 का ए जो है ना अल्पसंख्यकों को रुचि संरक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कहा था, तो आर्टिकल अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की याचिका की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार के बाद निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है ना संपत्ति के मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय भारतीय संविधान का संपत्ति का अधिकार जो है ना केवल वैधानिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। किसके माध्यम से? 2005 के अधिनियम से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो इसके लिए जोड़े गए हैं तो अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 का 6 जो है ना जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। अगला है कि भारतीय संविधान के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद यानी कि 352 में समाप्त या समाप्ति नहीं की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो जीवन का अधिकार जो है ना यह समाप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर अनुमूलन अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1966 में जो है ना 1976 में इसका पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 दिया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 दिया गया है। शोषण के विरुद्ध जो है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अगला है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 के लिए में प्रावधान किया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलिए नोट पॉइंट को देखते हैं। नोट पॉइंट इस प्रकार है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्म वालियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन अधिकार प्राप्त किया गया है।
अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में पूछा गया है। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, जो है नीति निर्देशक तत्व का जो है सिद्धांत का कारण जो है शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। इसका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है ना पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है वाद योग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग में के प्रबंधन कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 की को जो है इसमें किया गया है, उद्योग प्रबंधन कर्मकारों का प्रावधान किया अनुच्छेद 43 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। इस समान कार्य और समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। अगला क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित। अनुच्छेद 51 जो है ना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। तो केटी शाह का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह केटी शाह का विचार है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में अब डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जो कि पहले हम बात करेंगे यहाँ से, जो कि दिया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो है राज्य की परिभाषा किसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में। अगला है कि अनुच्छेद 37 में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय न हो। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनना। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 38 के 2 के आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 के 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना जो है ना अनुच्छेद 38 के 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 के को के पुरुष या स्त्री के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 39 के को में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिसमें सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप प्राप्ति हो। तो इसका वर्णन 39 के ख में किया गया है। अगला है कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ में दिया गया। अनुच्छेद 39 के घ। चलिए अगला को देखते हैं। अगला है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालम की सुकुमार अवस्था की दुरुपयोग न हो, इसका वर्णन अनुच्छेद 39 की रो में किया गया है। अगला है कि ग्राम पंचायत का गठन। अगला है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला है कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता
पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है कि उच्च दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। काम के न्याय संगत व मनोवचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता जो अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाएं का प्रसूति अनुच्छेद 42 में ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का वर्णन जो है ना अनुच्छेद 43 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 के को उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग जो है ना वर्णन किया गया। अनुच्छेद 43 के को में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग का लेना जो अनुच्छेद 43 के को में। अगला है कि सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, इसका जो है ना अनुच्छेद 43 के ख में वर्णन किया गया है। अगला है कि सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक की संहिता जो है अनुच्छेद 44 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। SC ST दुर्बल वर्गों को शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है ना अनुच्छेद 46 में की गई है। SC ST दुर्बल वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक हितों का अभिव्यक्ति अनुच्छेद 46 में किया गया है। पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों का उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में किया गया है। पोषण स्तर और जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ का उपयोग पर प्रतिबंध जो है ना अनुच्छेद 47 में बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा। अगला है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास जो है ना यह अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान किया गया है। पर्यावरण व संरक्षण संवर्धन के वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के को में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 49 में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों के संस्थानों या वस्तुओं के संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए एक नोट पॉइंट में देखते हैं। नोट पॉइंट में मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम अगला टॉपिक की बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। राष्ट्रपति पद की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 48 में दिया गया है, जो कि इसके लिए भारत का नागरिक होना और न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना। और अगला है लोकसभा का सदस्य यानी कि निर्वाचित होने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर न हो, इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से यह भारत के राष्ट्रपति का मतदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करता है, कौन कौन करता है, वह राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ना राष्ट्रपति के मतदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए, तो 50 निर्वाचकों के द्वारा कम से कम होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए वह पात्र नहीं होगा। वह यदि वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह पात्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्य के विधानसभा जो है ना महाभियोग में भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर कोई शर्तें हैं, जो कि शर्तें इस प्रकार है कि निर्वाचन होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है अगला है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो यह संसद को प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है ना संघ की कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 में निहित है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है ना ये प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है राष्ट्रपति के लिए। तो अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो वह अनुच्छेद 111 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 में जो है ना भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना यह अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया। संघ की कार्यपालिका किस में है। तो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि का अनुच्छेद 56 में है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 56 तक देखें। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है 57 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता 58 में दी गई है। और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 में है। और राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रत्यागान के लिए अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है।
61 में महाभियोग प्रक्रिया है, जो कि राष्ट्रपति की पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 62 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है कि क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है ना, अनुच्छेद 72 में है। क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 72 में। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है ना, अनुच्छेद 73 में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन दिया गया। राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड का मामला क्षमादान करने की शक्ति है, परंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को जो है ना उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है ना राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके अधिकार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। वह है भारत डाकघर विधेयक, जो कि 1986 में आया था। भारत के राष्ट्रपति ने है कि एक मात्र मामले जेबी वीटो का शक्ति प्रयोग किया था, तो है भारत डाकघर संशोधन, जो कि विधेयक 1986 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अधिकारी के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अधिकारी के बारे में देखते हैं, जो कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री जो है ना और राज्यपाल के। और अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इसकी जो है ना नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण के महालेखा परीक्षक। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो कि राष्ट्रपति। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला है कि संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक इसके नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यह जितने भी आपको अभी दिखाया गया है नियुक्ति के बारे में, यह सब राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान में राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है, तो 5 लाख है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो 5 लाख है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। उस समय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होगा, इसका राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा।
अगला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस पर लागू होती है? यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। श्री रामनाथ कोविंद जो है ना, यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी, जो कि इस प्रकार है कि संघ के मंत्री और राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है ना, यह अधिनियम बन जाता है। अगला है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। यह जो है ना, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? यह है वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी और वेंकटगिरी का जो है ना संबंध राष्ट्रपति के ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से, कब से? याद रखिएगा, वो क्वेश्चन बहुत पूछे थे। पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक जो है ना राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला है कि क्वेश्चन, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम है रामनाथ कोविंद का। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना, वित्त आयोग किसका? तो वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राष्ट्रपति करता है। अगला टॉपिक है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। कितना दिन तक? 1 वर्ष 11 दिन तक जो है ना, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्य किया था। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 1950 से लेकर 1962 तक कार्य किया था। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में देखते हैं, जो कि पहला है कि जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। किसके द्वारा? जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला है कि जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, इसका भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला है कि दंडादेश, मृत्यु दंड, इसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ये तीनों जो है ना राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अगला है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का टॉपिक शुरू होने वाला है। जो कि उपराष्ट्रपति यह संविधान के एक अंग होते हैं और जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से। इसको अच्छा से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है?
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है? जो कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है ना, यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? या केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है? किस में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद रखिएगा, जो कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो कि 63 में, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। चलिए अगला, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होना यह अनुच्छेद 64 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है ना, यह 65 में किया गया है। अगला है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है? तो 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है? तो 66 में। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यह 67 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां की पूर्ति के लिए चुनाव की समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, इसका वर्णन अनुच्छेद 68 में किया गया है। किसमें किया गया है? 68 में किया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यह 69 में किया गया। उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है ना 69 में किया गया है। अगला है कि अन्य अकस्मातताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय जो है ना अनुच्छेद 71 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 71 में किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति जो है ना कब से कब तक कौन रहा है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी कार्यकाल 1952 से लेकर के 1962 तक था। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका 1962 से लेकर के 1967 तक रहे इसका कार्यकाल। तीसरे जो कि डॉक्टर वारागिरी वेंकटगिरी 1967 से लेकर के 69 तक रहा था। अगला है कि श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से लेकर के 1974 तक यह उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अगला है कि श्री बी.डी. जत्ती जो है 1974 से लेकर के 1979 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए। अगला है कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 1979 से लेकर के 1984 तक रहे, और श्री आर वेंकट रमन 1984 से लेकर के 1987 तक रहे। अगला है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि 1987 से लेकर के 1992 तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला है कि श्री के आर नारायण जो है 1992 से लेकर के 1997 तक यह कार्य किया था। अगला है कि श्री कृष्णकांत 1997 से लेकर के 2002 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। अगला है कि श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर के 2007 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहा। अगला है डॉक्टर हामिद अंसारी, यह 2007 से लेकर के 2017 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। अगला है श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू, जिसे 2017 से लेकर के 2022 तक रहे, और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ 2022 से जो कि अब तक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन के सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। अगला है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है ना नहीं भाग लेते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, वह उपराष्ट्रपति को ही देता है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना के बारे में देखते हैं। पहले राष्ट्रपति को देखते हैं क्या क्या इसको प्रावधान है। राष्ट्रपति का जो कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों का तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से में प्रारंभ की जा सकती है। अब जो कि उपराष्ट्रपति में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ये भी, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने वाले प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति के वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि पर भारित होता है। चलिए अगला कोई टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अब डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा इस वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जो कि इसको सुधार किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ना किसके द्वारा की जाती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, तो 25 वर्ष। दोस्तों ये वीडियो इसलिए ज़्यादा स्पीड में बना रहे हैं कि जो कि लंबा वीडियो हो जाने के कारण लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको आप लोग या तो स्लो करके या तो स्पीड करके ही लोग रिवाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होता है, तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 होनी चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। यह लोकसभा का सदन का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अगला है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, संसद के सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो केवल 6 माह तक ही रह सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति
का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर या कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो अनुच्छेद 257 के द्वारा। अगला है कि लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यह विधायिका के प्रति कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यह विधायिका के प्रति कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू बने थे। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथ काटजू बने थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के सन्मुख सेठी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के सन्मुख सेठी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार में भी संसद उपस्थित नहीं हुआ? वह चौधरी चरण, यानी कि इसको याद रखिएगा, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार चरण नहीं रखने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 52 के 3 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र क्या है? यह भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर है। चलिए पहले मंत्रिपरिषद को देखते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद में इस प्रकार है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर में मंत्री एवं उपमंत्री। यह एक संवैधानिक और निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। अगला है कि सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त हेतु परंतु मंत्रिमंडल के द्वारा इसके कार्य का निर्धारण किया जाता है। चौथा में दिया गया है, मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते थे। इसमें दिया गया अगला है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल में जो है ना मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। अगला है कि नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद का निर्देश देता है। नीतिगत निर्णय क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है या निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। अब बात करेंगे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्य जो है ना, इसके बारे में जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है कि किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। यह पूर्व सोवियत संघ के द्वारा जो है ना मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 के ए में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था? तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो यह जो है ना, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुआ था, इसके द्वारा शामिल किए गए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य की मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है। तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है। तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। तो नैतिक कर्तव्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से एक है। अगला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्यक्ष भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 के क के 5 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। केवल नागरिक पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं। यह केवल नागरिक पर ही लागू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, नागरिक के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य है, जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगला है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा में दिया गया है कि देश की रक्षा करे और आह्वान के लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जो कि 5वां कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों के में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर छठा दिया गया है, छठा इस प्रकार है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति भेदभाव रखे। आठवां दिया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां दिया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ने के सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे हुए प्रयत्न उपलब्धियां की नई ऊंचाइयों का प्राप्त करे। 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को शामिल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था। तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के द्वारा। जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। अब अगले टॉपिक में बात करेंगे अगले टॉपिक का, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से लेकर 86 की जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। यह वीडियो बस यहीं तक रहेगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।